जो बहुत बड़ी यहाँ पर है, क्योंकि अब हम अभी तक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अब तो फाटा खैबर पख्तूनख्वा ही हो गया है। वो जो पूरी बेल्ट है बलूचिस्तान से चल रही है मिनरल्स की, वो बहुत बड़ी बेल्ट है। आपका मैंने एक्सपोर्ट वाला पॉइंट नोट कर लिया कि उसमें कोई बंदिश हुई हुई है, लेकिन ये इससे बहुत बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है। और है बुनियादी तौर पे ये एक सूबाई हक है, लेकिन वफाक जो भी मदद इसके अंदर कर सकता है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक जो हमने ज़्यादा काम किया है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बड़ा क्लोजली हम लोग इस पे काम करते रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ भी इस काम को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो एक बहुत बड़ा पोटेंशल है, इस मुल्क का पोटेंशल है जो बाकायदा पूरी हमारी ये जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है उसको पूरी कर सकता है। तीसरा जो बहुत बड़ा एक शोबा है, और आजकल हम दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं तो उसका जिक्र ज़रूर होता है, और वो है टूरिज़्म, सियाहत। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री आप कुछ भी कर दें, जितना मर्जी इंसेंटिव लेते हैं, वहाँ नहीं लग सकती। पहाड़ों के ऊपर इतनी दूर इंडस्ट्री नहीं लगती, दुनिया में कहीं नहीं लगती है। तो वहाँ पर या तो आप उनको बोलें कि जी मैं पेशावर के अंदर ही इंडस्ट्री लगाऊंगा, या रशाकई का इंडस्ट्रियल एस्टेट लगेगा, या तार में जाके वो नौकरियाँ करें। अगर उनके घर के पास उनको नौकरियाँ देनी है तो सियाहत को हमें बढ़ाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और दुनिया आपने भी देखी हुई है, मैंने भी दुनिया देखी हुई है, घूमे हुए जी, ऐसी जगह दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलती। ख़ास तौर पे केपी और गिलगित बल्तिस्तान जो है अल्लाह ताला की खुसूसी देन है। और वो ये कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये मुझे ये नौजवान जो है ज़रा खान, इसके अंदर मुझे बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ज़रा कि इसके ऊपर इसको आप और आपके दोस्त भी जो है ना वो भी देखो। ये इंडस्ट्री को हम ऐसे लेते हैं ना कि अच्छा ठीक है जी, वो 2 चाय की दुकानें लग जाएंगी, एक छोटा होटल खुल जाएगा। तो आजकल हम जहाँ जाते हैं जी, हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं उसके सदर, वज़ीर आज़म जिससे भी गुफ्तगू होती है कि यार आपके सयाहत की सालाना आमदनी कितनी है। तो मलेशिया में हम पहले गए तो हम वहीं पे इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा जी 22 अरब डॉलर की जो है सालाना टूरिस्ट की अर्निंग्स है। फिर उधर से हम टर्की गए, अर्दोआन साहब के साथ बैठे हुए थे, तो उधर से पूछा तो पता चला 44 अरब डॉलर साल की जो है। तो ये एक, और इसके ऊपर खुसूसी वज़ीर आज़म तवज्जो भी दे रहे हैं। उससे इंशाअल्लाह ताला मुल्क को आमदनी भी आएगी और रोज़गार भी पैदा होने की चीज़। चौथी चीज़ जो है जी, वो एक नेचुरल पोजिशनिंग है, ख़ास तौर पे पेशावर की, कि वो एक नेचुरल ट्रांजिट पॉइंट है, ट्रेड पॉइंट है अफ़गानिस्तान के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए। और आपने बिल्कुल आखिर में कहा था, मैंने इसकी एक कमेटी बनाई भी थी जी महीना पहले, वो अभी तक उस तरीके से काम नहीं कर सकी है। मुझे लगता है कि उसकी मुझे लीडरशिप जिसको दी थी उसको चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है जी, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला अमन आएगा। जो भी पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पेशावर में बसने वाले लोग हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोग हैं, उनको तो इसका बिल्कुल वाज़ेह है। बाकी सारे पाकिस्तान के अवाम को भी ये पता होना चाहिए, जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। तो जो भी पाकिस्तान काम कर सकता है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, वो इक़दाम पाकिस्तान को करने चाहिए, लेकिन साथ ही हमें पूरी तैयारी भी करके रखनी चाहिए। हम तो यहाँ पे जिस तरह आपने कहा सदर साहब ने कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय हमारी कम हुई, हमारा ट्रेड कम हुआ है। तुर्खम बॉर्डर का जी बिल्कुल आपने सही कहा, वो 24 घंटे चलना चाहिए। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी कर दिया है। आपको ये भी पता है कि हमारा सरकारी निज़ाम जो है ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो उसको धक्के मार मार के करवाना पड़ता है। मैंने गैस की कीमत जो है एक्सपोर्टर्स के लिए गैस की कीमत कम की थी, मुझे 5 ECC की मीटिंग करनी पड़ी आखिरकार उसको करवाने के लिए। तो ज़रा धक्का लगाना पड़ता है, इंशाल्लाह करेंगे। वो सिर्फ पेशावर के बिजनेस के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के ट्रेड के लिए। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमने अपने जो ट्रेड है, मैं तो जी कराची के चैम्बर में भी ये पहले बोल चुका हूँ, हमें अपनी शुमाल से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, चाइना के साथ CPEC बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने अपने मगरिब और मशरिक दोनों के अंदर जो हमारे जो खित्ता है जिसके अंदर हम रहते हैं, उसके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है और तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। मशरिक में तो इस वक्त लगता ही है कि जिस वक्त तक इंडिया का इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक उनका आधा इलेक्शन तो होता है पाकिस्तान के खिलाफ बात करने में, तो इस वक्त तो वो लगे हुए उसी काम के ऊपर। लेकिन चलें देखें, इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि थोड़ी बेहतर वहाँ से रवैया होगा। लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान, इनके साथ तो हमें पूरी कोशिश के साथ और फोकस के साथ और तवज्जो के साथ जो है हमें तिजारत बढ़ाने की। मैं ये मगरबी ममालिक से लोग आते हैं जी, वो जब भी मईशत की बात करते हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि
एक खित्ते के अंदर जो ट्रेड होता है, तिजारत होता है, वो बड़ा एक किरदार अदा करता है मईशत को उड़ाने के लिए। तो आप इंडिया के साथ जो है ना वो ट्रेड के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते? और ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ जिसकी वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन अगर हम वो जो बुनियादी मसाइल हैं, कश्मीर है और दूसरे जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल कर सकें तो इंडिया के साथ अगर तजारत होती है तो उससे बेहतरी आएगी। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ यार ये उसूल, इतना अच्छा जो उसूल है जो आप मुझे जिसका दर्स दे रहे हैं, ये ईरान पे क्यों नहीं अप्लाई करता? उसकी कोई नहीं बात करता। सो हमें जी, और आपको खुशी होगी अभी जब तुर्की गए हुए थे हमारे सदर अर्दवान के साथ मीटिंग के अंदर हमने ये पॉइंट रेज किया और उन्होंने फौरी तौर पे इत्तफाक किया कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है टर्की के साथ। टर्की के जो नायब सदर हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से मैं लीड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला उसका पहला ड्राफ्ट जो है फरवरी के महीने में हम टर्की को दे भी देंगे। और मैं उनके टर्की के वाइस प्रेसिडेंट से जो बात कर रहा था, मैं उनसे कह रहा था कि ये सिर्फ आपके और हमारा ट्रेड नहीं, मेरे ख्याल में हमारे आज से 10 साल 20 साल आगे का विजन ये होना चाहिए कि ईरान भी इसके अंदर हिस्सेदार बने, पाकिस्तान, ईरान और टर्की तो हो ही हो, और तुर्की के लिए पाकिस्तान एक जरिया बने इंडिया और चाइना के अंदर तिजारत करने के लिए, और पाकिस्तान के लिए तुर्की जरिया बने यूरोप के अंदर और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर तिजारत करने के लिए। और केपी की जो और पेशावर की जो पोजीशनिंग है जी, ये बिल्कुल उसमें कलीदी है। तो ये हमारी नेशनल इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजी भी बने उसके अंदर इसको मरकजी किरदार होना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, कल हम गए थे जी वहाँ पे दुबई फोरम में वज़ीर आज़म की कीनोट एड्रेस था उनका, और उन्होंने अपना जो विजन है उसके बारे में बात की। और वहाँ पर क्योंकि वही कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर भी आई हुई थी, तो उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो मैं समझ रहा था आज बहुत आप सवाल पूछेंगे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने उस पर कोई सवाल नहीं पूछा कि वो एग्रीमेंट अगर अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, हमारे और उनके जो फ़र्क था उसके अंदर कमी आई है, IMF ने अपनी पोजीशन बदली है, तो वो हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को उठाना जो है ना जी, वो उन लोगों ने जो इस कमरे के अंदर बैठे हुए इन्होंने उठाना है, किसी ने बाहर से आके पाकिस्तान को ठीक नहीं करना। तो हम अगर अपने सही इकदाम करेंगे, सही फैसले करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत उठेगी। और अगर ये होता भी है, लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मायदा हो जाएगा, तो इस वक्त अगर ज़रूरत है वो कर भी लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको आखिरी मायदा बनाना है। और वो आखिरी होगा जब आपका कारोबार बढ़ेगा, आप सरमायाकारी करेंगे, आप तिजारत करेंगे, आप सनत को बढ़ाएंगे, उसी से होगा। मैं जो आपने पॉइंट्स दिए थे उस पर कुछ चीज़ों के ऊपर मैं अभी कमेंट कर दूंगा। मेरे पास कोई अल्हम्दुलिल्लाह 33 पॉइंट है, तो सब पे शायद फौरी तौर पे ना करें, लेकिन नोट मैंने कर दिए। मैं आखिरी वाले पे पहले कमेंट कर दूं। आपने, मेरे नौजवान दोस्त ने कहा था कि जब आप अपनी जेब से पैसा देना शुरू करेंगे गैस के बिल का, फिर आपको पता चलेगा। नौजवान ये तो बता दो मेरा कौन देता है पैसा भाई? ये किसको, ये गलतफहमी आपको कैसी हुई? नहीं सर, ये आपको जिसने भी बताया है वो गलत बताया। अच्छा नहीं यार, अच्छा यार ऐसे नहीं होगा ना, मैं इसके बाद कर लूंगा मैं। अच्छा उसके बाद हम बात करें, आपको बात कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा एक मैं वजाहत करता जाऊं, वरना आइंदा से ऐसा करते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, आइंदा से मैं आपको बिल भेजना शुरू करता हूं, मेरे बजाय आप दे दिया करो। मैं आपके साथ अभी तफसीली बात इसके बाद तफसीली बात करता हूं आपसे, ठीक है जी। फिर आ जाए जनाब व्हीलिंग। ये हिबायत, तो इनको पता है, मैंने उनको बड़ी पुरजोर तरीके से सपोर्ट भी किया था कि यार ये कब तक व्हीलिंग पे बातें होती रहेंगी, खुदा का वास्ता रूल्स उसको फाइनल करें। तो इंशाल्लाह ताला वो अभी नेपरा के चेयरमैन का कोई इंटरव्यू वगैरह भी हो रहे थे, पता नहीं कोई सिलेक्ट हुआ या नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ KP के लिए तो ख़ास तौर पर ज़रूरी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि ये व्हीलिंग के रूल्स फौरी तौर पर फाइनल किया जाए। एंड ऑफ फरवरी हम तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जबरदस्त। वही ना, उसको कराना है, बिल्कुल सर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बातें बहुत हो गई यार, अब काम शुरू करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गई है। अफगान ट्रेड के ऊपर मैंने आपसे बात कर दी। टैक्स सिस्टम एक्सपेंशन ऑफ टैक्स नेट की बात की गई जी, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसके बगैर जो है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। काफ़ी उसकी जो बुनियाद हैं, करना कैसे जी, टैक्स नेट बढ़ेगा कैसे? दो तरीके से, मेरी अपनी जाती राय के अंदर दो तरीके से बढ़ेगा। ये जो FBR के रेड और ऑडिट से नहीं बढ़ने वाला टैक्स नेट बढ़ेगा दो तरीकों से। एक, आसानी पैदा करें,
और उसका आपने देखा होगा 23 जनवरी का हमारा जो मैंने फाइनेंस बिल पेश किया है, उसके अंदर हमने इस्लामाबाद में कहा है कि सबसे पहले छोटे ताजर के लिए एक आसान सिस्टम जो है बिल्कुल, और कोशिश हमारी ये है कि एक सफ़े का हो, साल में एक दफ़ा उसको सीधी अमाउंट पता हो कि कितनी देनी है, उतनी वो जमा कराए, अपनी दुकान पे लगा दे कि जितना मैंने ये टैक्स दिया था, किस्सा ख़त्म, उसके बाद ना ऑडिट ना कुछ। और वो इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो मुकम्मल वफाक का कंट्रोल था वहाँ पे। हमने कहा पहले इधर कर दें, फिर सारे पाकिस्तान में उसको फैला देंगे। दूसरी चीज़ ये कि जी आजकल नया दौर है, आजकल तो असद उमर का वक्त तो गुजर गया, तो ज़रा खान का दौर है ये। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, राइट। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स वाला, उनको इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए कानून के अंदर बंदिश होती थी, वो हमने कानून बदलवाया। वो कानून बदलवाने के बाद अब हमने वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ डेटा शेयर कर दिया है। फरवरी के आखिर में पहली रिपोर्ट आने वाली है और मुझे उम्मीद ये है कि उससे बेहतरी पैदा होगी। दूसरा, जो अगला बजट आने वाला है उसके अंदर जो मेन अगले 2019-20 का बजट होगा, उसके अंदर मेरी ये भी ख्वाहिश है कि जो फॉर्म है टैक्स का तमाम लोगों के लिए, अब सिर्फ छोटे ताजर नहीं, सबके लिए, उस फॉर्म में आसानी पैदा की जाए और टैक्स जमा कराने का तरीक़ेकार जो है उसमें भी आसानी पैदा की जाए। और एक कोई साहब ने पहले कहा था कि जी जनवरी 23 को जो आपने जो इकदाम किए हैं वो अच्छे इकदाम हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो काम होना था वो मुकम्मल हो गया। बिल्कुल सही। और ये उस दिन मैंने तकरीर में कहा था, ये तो शुरू हुआ, ये इब्तिदा है, और इसी तरीके से और आसानी पैदा करनी है और इंसेंटिव्स बेहतर करने हैं आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला ये हम अगले बजट के अंदर आप देखेंगे मजीद इकदाम देंगे। रिफंड्स की बात की गई, ये सबसे तो मेरे ख्याल में बात ही आजकल रिफंड्स की, DLTL और सेल्स टैक्स के रिफंड की बात होती है। उसका जो प्रोमिसरी नोट वाला और जो बॉन्ड वाला सिस्टम है, जो अभी मैंने गाड़ी में से उसके रूल्स फाइनल मैंने अप्रूवल दी है, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर, हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जो है वो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बैंक लैंडिंग, बैंक ऑफ खैबर, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। देखिए, ये जो सूबाई बैंक्स बनाए गए थे, इनका बुनियादी मकसद था कि वो एक डेवलपमेंट हिमायत पिछले 1-2 साल के, मुझे साल पहले मैंने डेटा निकलवाया था तो पता ये चला था कि बैंक ऑफ खैबर डिपॉजिट ले रहा है केपी से और ज्यादातर लेंडिंग कर रहा है केपी के बाहर। ये ऐसे काम करने के लिए तो और कमर्शियल बैंक सारे मौजूद हैं, और ये आपको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और बैंक ऑफ खैबर की जो लेंडिंग है वो तो होनी ही चाहिए कि वो जो सूबे की ज़रूरियात हैं, जो यहाँ पे कारोबार को ज़रूरत है, उसके लिए लेंडिंग बढ़ाई जाए। आपने सरहद चैम्बर के एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वज़ीर आज़म का आप कह रहे थे, मैं बिल्कुल सर आपका इंशाल्लाह ताला इधर से वापस गाड़ी में जाते हुए आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा, और उम्मीद है कि वो टाइम निकालते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। और पेशावर जो है वो मुझे आज के कुछ सवालों से भी लगा कि कुछ लोग शायद खुश नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पेशावर अब तहरीक इंसाफ का शहर बन गया है, तो इधर इसका तो ख़ास हक है वज़ीर आज़म के ऊपर। कॉटन इंपोर्ट जी बहुत बहुत बड़ा इशू है जी। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इसकी हमारे सूबे के अंदर जी DI खान के पास वहाँ पे पानी की जो स्कीम हम कर रहे हैं, वो जिस वक्त एक दफ़ा पूरा निज़ाम बन जाता है तो उधर DI खान के पास भी बड़ा कॉटन का पोटेंशियल है। कल है जी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, और उसके अंदर एक खुसूसी आइटम जो है वो मैंने ये रखवाया हुआ है कॉटन के ऊपर। उसमें हम एक्सपर्ट्स को भी बुला रहे हैं। हमारी इंतहाई अफसोस की बात है कि आज से 25 साल पहले हमने कॉटन प्रोड्यूस की थी, आज हम उससे कम कॉटन प्रोड्यूस करें। दुनिया जो है वो 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा के ऊपर चला गया है, तो खुसूसी तवज्जो हमने देनी है कॉटन के। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कल ही कुछ फैसले करते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर की ख्वाहिश शायर की गई जी कि एक अलग से टेक्सटाइल मिनिस्टर होना चाहिए, ये भी मैं प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचा दूंगा जी। कुंडा डिस्कनेक्शन एंड नोबडी टेकिंग ओनरशिप, मैंने पॉइंट आपका नोट कर लिया। से बड़ी कैंपेन तो उन्होंने चलाई है, आई नो कि मुझे इधर हैदराबाद के भी, और वो इंटीरियर सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, हर जगह उन्होंने की है, बट जाहिर है कि इसके अंदर अभी और करने की जरूरत है। मैंने इसका पॉइंट नोट कर लिया है। इंडस्ट्री लोड शेडिंग वाला पॉइंट भी मैंने नोट कर दिया जी, बिल्कुल ये किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री की लोड शेडिंग की कोई जवाब नहीं बनता, मैंने ये पॉइंट नोट कर दिए। मैं भी वापस जाके पावर मिनिस्टर से डिस्कस करता हूँ। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट था कि जो सूबे में नए गैस के कनेक्शन लग रहे हैं
उसके ऊपर LNG के वो कह रहे हैं कनेक्शन है। किसी सूरत में भी इसकी मंतक मुझे समझ में नहीं आई। साल में 2 महीने ऐसे होते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। 10 महीने तो क्लियर एक्सपोर्ट करता है, और 158 बिल्कुल क्लियर है जी। इस बात को जरा रिपीट कर। नहीं, मैं सर ये ECC की मीटिंग के अंदर खुद उठा, मुझे ये नंबर हटे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि 158 का पहला केस जो कोई छोटे सूबे से जो केस जीता गया था, वो मेरा फाइल किया हुआ केस था। आपका दूसरा था, पहला केस मेरा था और उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मैं जीता था। वो आइन बिल्कुल वाज़ेह है जी, जैसे मैंने, इसलिए मैं सारे कैमरास के सामने मैं खुल के ये बात कर रहा हूं, इसमें कोई शक ही नहीं है। GIDC जो है, आपने कहा टैपी खत्म हो गया, टैपी खत्म नहीं हुआ जी। मैंने कल ऑथराइजेशन की है, पता नहीं कितने $1 मिलियन की पाकिस्तान की जो उसकी कंट्रीब्यूशन है। टैपी भी चल रहा है, एक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बड़ी डलनी है। तो लेकिन GIDC के रेट्स हमने कम जरूर कर दिए, जो मैंने अनाउंसमेंट की थी जी, वो अब कानून बनना है उसका, तो पार्लियामेंट में जाएगा। अब देखें बाकी पार्लियामेंट सपोर्ट करती है नहीं करती, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए तो मैंने आगे के लिए 0 कर दिया है, और बाकी सेक्टर्स के लिए, तमाम सेक्टर्स के लिए GIDC के रेट में कमी कर दी है। वो उसका भी हल, उसका भी तरीका निकाला है। अब देखें सर, ऐसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसका मतलब आपको पता नहीं चला, यही किया सर, ये कर दिया। हाँ, वो सर अभी वो नहीं, नोटिफिकेशन अभी हो नहीं सकता ना, अभी जाएगा वो पहले असेंबली में, और असेंबली ने उसको दोनों हाउस ने पास करना है। तो आपका जिस सियासी जमात से ताल्लुक है, प्लीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बताना कि यार ये बेहतरी के लिए। अच्छा जी, पेपैल की, सर ये पेपैल का आपको किसी ने बिल्कुल गलत बताया है। पेपैल ना मेरे डेस्क पे रुका हुआ है, ना स्टेट बैंक पे रुका हुआ है, ना किसी हुकूमती इदारे पे रुका हुआ है। इट्स द रिवर्स, हम पेपैल को चेस कर रहे हैं। मैंने खुद अपना इनिशिएटिव लिया, हालांकि मैं डायरेक्टली, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि खास तौर पे नौजवानों के रोजगार का ये एक जबरदस्त जरिया है, जो उन्होंने घर बैठे वो काम करते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, और उनके पेपैल या कोई ऐसा इफेक्टिव ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ना होने की वजह से उनको बहुत मुश्किलात हो रही हैं। इसलिए मैंने खुद इनिशिएटिव लिया, मैंने पेपैल के CEO को मैसेज भिजवाया कि ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे नौजवानों का रोजगार, कि अगर आप चाहते हो तो मैं खुद फ्लाई करके अमेरिका जाता हूँ आपसे मीटिंग करने के लिए। तो उनके साथ राब्ता हुआ है, बातचीत शुरू हुई है। उसके बाद जो सेकंड दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना जी, वो है एक कंपनी अलीपे, जो अलीबाबा एक बड़ी फेमस चाइनीज कंपनी है। वो अलीपे की एक सब्सिडरी है एंड फाइनेंशियल ने टेलेनॉर बैंक जो था, जो पहले तामीर बैंक होता था, वो तामीर बैंक की मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए हैं। और उनसे मेरी जो बात हुई है, उन्होंने मुझे ये अश्योर किया है कि जो शुरू के प्रोजेक्ट्स जो करेंगे, जो पहले 6 माह 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें से एक ये ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम होगा। तो अगर वो एंड फाइनेंशियल का भी सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, तो उससे बेहतरी हो जाएगी। बट हम पेपैल को भी चेस करते रहेंगे। मैं जी बिल्कुल सही है। अच्छा, INI वाला जो है, ये आपने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये FBR चेयरमैन के साथ 1 से ज़्यादा दफ़ा हमारी बात हो चुकी है। देखें, आप दुनिया में जहाँ भी टैक्स का निज़ाम चलता है, उस टैक्स के निज़ाम के अंदर जो टैक्स अथॉरिटी है, उसके पास बड़े स्ट्रॉन्ग इख्तियारात होते हैं। क्योंकि जैसे आपने पहले कहा, खुद ही आप कह रहे थे कि टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा, लोग ऑनेस्टली टैक्स नहीं देंगे तो कारोबार ऐसे कैसे चलेगा। जो ऑनेस्ट सारे टैक्स पेयर हैं उनका नुकसान होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के साथ भी आप इस तरीके का रवैया रखें कि जैसे वो खुदा ना खास्ता जो है को मुल्क दुश्मन है। काम अपना बिल्कुल करें, बगैर किसी सियासी खौफ के करें, लेकिन इज्जत के साथ लोगों के साथ पेश आएँ। ये मैंने जो GIDC का जब मैं बात कर रहा था ना जी, जो मेरी 23 जनवरी की असेंबली में स्पीच थी, उसमें मैंने यही बात की थी। जब तक ये टेबल के जो दोनों तरफ लोग बैठे हुए ना जी, जब तक वो एक टीम बनकर नहीं मुकाबला करेंगे, सारी दुनिया से हमारा मुकाबला है, ये बड़े बड़े मुल्कों से मुकाबला है, ये कोई आसान काम नहीं है इस वक्त मुकाबला करना। जो आप, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान में खासतौर पर जो इंडस्ट्री चला रहा है, वो तो जिहाद कर रहा है। जब तक हुकूमत और कारोबार मिलकर एक टीम की तरह नहीं काम करेंगे, हमने एक अजीबो गरीब माहौल बना दिया है।
और यही मैंने कहा था कि हम कोर्टों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े में, एक तरफ हुकूमत खड़ी हुई है, आगे कारोबार खड़ा हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और उसी का शायद नतीजा है यही ज़हनी पे। और बिल्कुल ठीक बात की आपने की थी शायद कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी ज़हन की सोच बदलें। ये जो सामने मेरे लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, इसमें से हो सकता है, मैं तो नहीं जानता, हर एक को हो सकता है कि कोई जिसने कारोबार करने में कोई ऐसा भी काम किया हो जो ठीक नहीं है, जो कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन बहैसियत मजमूई ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, जिनके कारोबार से पाकिस्तान को टैक्स मिल रहा है, जिससे मेरी तनख्वाह भी मिलती है। मेरी गैस का बिल मुझे जेब से देना पड़ता है, लेकिन तनख्वाह मिलती है मुझे, और आप ही के टैक्स से मिलती है। वैसे मैं खुद भी देता हूँ टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 2 साल पहले 60 लाख था, इस साल मैंने चेक नहीं किया, 50-60 लाख तो दिया होगा इस साल भी टैक्स। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना